Hi guys, I'm Anvita Dwivedi from Target for IQ, and today I'm going to teach you the Right to Information Act. See, I have already been teaching the company law, and I will continue with those videos of company law, but today uh, we are gonna deal with the राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और आज मैं इस एक्ट का आपको ओवरव्यू दूंगी और इसके साथ में आपको ये बता दूं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द जीएस पेपर एंड एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लॉ पेपर, क्योंकि ये जो एक्ट है ये आपसे जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जाता है और इसके अलावा ये एक्ट आपसे लॉ के भी पेपर में पूछा जाता है। तो मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट पढ़ाऊँगी और इसके अलावा ये जो एक्ट है ये प्री और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट क्या है और इसमें मेन क्या बातें हैं। तो ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, पहले इसका ओरिजिन और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जान लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है ये आपको लॉ के पेपर में भी हेल्प करता है, ये आपके एक्ट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है और इसके अलावा ये आपको जनरल स्टडीज़ के भी पेपर में ये पॉइंट हेल्प करता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। तो जो पहला बेसिस है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का वो है प्रियम्बल। देखिए हमारे प्रियम्बल में ये बात बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारी लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जिसे हम कहते हैं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन है प्रियम्बल में। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले एक राइट है, बाद में ये एक्ट बना, बट पहले ये एक अधिकार है। तो ये जब आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप उस चीज़ के बारे में ओपिनियन बना पाएंगे, तभी आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो प्रियम्बल में ही ये बात बोल दी गई है कि लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 की। ये जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, वी ऑल नो दैट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। 19 क्लॉज 1 कहता क्या है, ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। फिर ये वही बात करता है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को जो एक मूल रूप दिया गया है, या एक आप कह सकते हैं उसको जो एक प्रैक्टिकल रूप दिया गया है, वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिया गया है थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये जो है इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत एक केस आता है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इट इज़ अ वेरी फेमस केस। ये आपको पता है इंदिरा गांधी के इलेक्शन से रिलेटेड केस है। जब इमरजेंसी के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, तो दिस केस इज़ रिलेटेड टू दैट। तो इस केस में इलेक्शन के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हर नागरिक का अधिकार है, और ये अधिकार हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 देता है, यानी कि दिस राइट टू इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1। क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 21 की, कि आर्टिकल 21 किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन का बेस प्रदान करता है। अच्छा देखिए, आपको ये सारी बातें जो मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए, अभी नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये जितना भी मटेरियल है ये आपको पीडीएफ फॉर्म पे हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, उस पर अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के साथ भी पीडीएफ अटैच होगी। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। देखिए आर्टिकल 21 किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन में सहायक है, इससे भी रिलेटेड एक केस है। और आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो केस है, जो जिसने ये बताया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है, वो है आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जो केस है इसमें ये बात बोली गई थी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है और ये नेसेसरी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए। अब देखिए मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब है, यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मैंने मेंशन किया है, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि लोकतंत्र में सहभागिता, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता। तो यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता इंश्योर करता है। अब किस तरीके से करता है ये भी इस केस में बताया गया है आगे। इस केस में और आगे जो फर्दर ये बात बोली गई थी कि हमारे पास आर्टिकल 21 के विद इन किसी भी तरीके की ओपिनियन को होल्ड करने का,
सस्टेन करने का और नर्चर करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि हम कोई भी ओपिनियन का सृजन कर सकते हैं, किसी भी विचार का, किसी भी तरीके की बात का हम अपने अंदर सृजन कर सकते हैं, उसे हम सस्टेन कर सकते हैं, उसे हम सहेज सकते हैं और उसे हम पोषित कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारी ओपिनियंस हैं उनको हम नर्चर कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं, और इसके लिए हमें राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए विद इन आर्टिकल 21। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के, मैंने आपको बताया कि आप कोई किसी भी तरीके के ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे ओपिनियन फॉर्म करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं डीपीएसपी की। देखिए, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। तो इन दोनों में ही, ये दोनों डीपीएसपी के पार्ट हैं ये आर्टिकल, और इन दोनों ही क्लॉजेस में क्या बात बोली गई है कि एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात की गई है, यानी रोजी रोटी का अधिकार होना चाहिए, रोजी रोटी के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए किसी भी सिटीज़न को। और इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है मटेरियल रिसोर्सेज के, यानी कि जो भौतिक भौतिक सुविधाओं के जो संसाधन हैं उनका न्याय संगत वितरण होना चाहिए। और जो वेल्थ है गवर्नमेंट के पास या जो पूरे स्टेट का, कंट्री का वेल्थ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि ये सारी चीज़ें ना हों और ये सारे अधिकार आपको एडेक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिले, और इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो आपके मटेरियल रिसोर्सेज का, ये सारी बातें आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे? ये सारी बातें आप इसी तरीके से इंश्योर कर पाएंगे जब आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा, यानी कि आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि वो किस तरीके से संसाधनों का वितरण कर रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट आपके वेल्थ का वितरण कर रही है, उसको एक जगह तो कॉन्सेंट्रेट नहीं होने दे रही है। ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कैसे बना। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको एक छोटी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्ट के फॉर्म में किस तरीके से आया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है ये 1990s में मजदूर किसान शक्ति संगठन था एक राजस्थान का, उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सारे नागरिकों के पास होना चाहिए। उसके बाद उस मूवमेंट के तहत जब वो मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो गया और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिमांड आने लगी, तो 1996 में एक पब्लिक ड्राफ्ट तैयार किया था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने, एंड देन 1997 में गोवा और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट में ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फर्स्ट टाइम लागू किया। ठीक है, फिर सेंट्रल में उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी इन स्टेट्स को देखते हुए, तो सेंट्रल ने 2005 में ये एक्ट लागू किया। तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में। ठीक है, और अब मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्ट बहुत छोटा सा एक्ट है और इस एक्ट में टोटल में 6 चैप्टर्स हैं और 31 सेक्शंस हैं, और ये एक्ट एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद से हमें पता है कि मोस्टली एक्ट सारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गए, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर अब हम बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी कि किस तरीके के उद्देश्यों के साथ इस एक्ट को लागू किया गया है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, वो है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे, ठीक है, और जो हमारे लोग हैं, लोकतंत्र कैसे बनता है? लोगों से बनता है। तो जो हमारे लोग हैं उनका एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण अब किस तरीके से होगा? देखिए, ये अधिकार लोगों को दिया जा रहा है कि वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन सीख कर सकें। तो जब ये अधिकार लोगों के पास है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो शक्ति है वो लोगों के हाथों में दी जा रही है कि वो गवर्नमेंट से किसी भी तरीके की जवाबदेही मांग सकते हैं, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, गवर्नमेंट के जो एक्ट्स हैं, जो प्रोसीजर हैं, उन पे नज़र रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन सीख करके। ठीक है, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि जो गवर्नमेंट प्रोसीजर्स होते हैं उनमें पारदर्शिता लाने के लिए और गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ हैं उनमें एक जिम्मेदारी की भावना लाने के लिए ये एक्ट लागू किया गया। ठीक है, फिर जो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आता है हिंड्रेंस एंड करप्शन। जब आप इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे लगातार तो पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी डर रहेगा कि हमसे कभी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, पब्लिक हो सकती है, तो वो अपना काम सही से करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्ट भ्रष्टाचार में रुकावट बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक डेमोक्रेसी, जिसका मतलब ये है कि
ये जो एक्ट है वो चाहता है, वो ये इंश्योर करता है कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता हो। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता ये आर्टिकल 21 में भी दिया गया है। तो किस तरीके से लोगों की सहभागिता होगी लोकतंत्र में, वो ये है कि जब लोग गवर्नमेंट के जो कार्य हैं उनमें इंटरेस्ट लेंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, उनके बारे में जानकारी रखेंगे, अवेयर होंगे, तो इस तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में बढ़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं स्कोप पे कि इस एक्ट का स्कोप क्या है। देखिए, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो इस एक्ट वो उन पर ये एक्ट लागू होगा। यानी कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिएट की गई बॉडीज़ हैं, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इवन पार्शियली भी अगर गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस कर रही है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी तरीके की सूचना उनसे मांग सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन हम क्या मांगते हैं? देखिए, जो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है वो जनरली होता है कि हम उनकी वर्किंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या उनकी बजटरी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या फिर ये मांगते हैं कि उन्होंने कोई भी पॉलिसी या कोई भी फैसला अगर लिया है तो वो किस बेसिस पे लिया है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और इस तरीके की चीज़ें हम उनसे इन्फॉर्मेशन के तौर पर मांगते हैं। अब यहाँ पर इन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आप पार्लियामेंट में आसानी से डिस्क्लोज करती है गवर्नमेंट। तो एनी इन्फॉर्मेशन विच कैन बी डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट इजीली बाय द गवर्नमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम सीख कर सकते हैं गवर्नमेंट से। अब देखिए, ये तो हो गया आपका जनरल स्टडीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपको बता दिया, ये लॉ में भी इंपॉर्टेंट है, बट एक आपको बेसिस पता चल गया कि किस तरीके से आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन में आंसर फ्रेम करना है, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करते हैं जो कि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लॉ में क्या है कि आपके एग्जैक्ट प्रोविजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट प्रोविजंस बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में ज़रूरी हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को समझने में आपको जो मदद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दोस्त प्रोविजंस। तो सबसे पहला जो सेक्शन है इस क्रम में वो है सेक्शन 2F, 2 सब क्लॉज F। तो इसमें आपके जो इन्फॉर्मेशन, इसमें ये बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होती हैं, ये चीज़ बताई गई है सेक्शन 2 क्लॉज F में। तो यहाँ पर ये बताया गया है आपको कि किसी भी तरीके का मटीरियल, ठीक है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो वो आप मांग सकते हैं। एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म, ठीक है, कोई भी मटीरियल हो, एनी मटीरियल इन एनी फॉर्म आप उनसे मांग सकते हैं। अब ये मटेरियल किस फॉर्म्स में होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मेमोज हो सकते हैं, ईमेल हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है, एडवाइसेस हो सकती हैं, प्रेस रिलीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट जैसे सर्कुलर पास करती है, ऑर्डर्स देती है, वो हो सकती है, गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लॉग बुक्स हो सकते हैं, फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, पेपर्स हो सकते हैं, कुछ सैम्पल मटेरियल आप मांग सकते हैं। मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के या कोई भी अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने या किसी गवर्नमेंट की किसी कंपनी ने कुछ कोई मटेरियल खरीदा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदे हों जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने हो, तो उनकी आप सैम्पल मटेरियल डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मॉडल्स की बात आती है कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक मॉडल लॉन्च किया हो तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। डेटा मटेरियल, कोई भी ऐसा डेटा मटेरियल जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे सीडीज़ हुआ, आपकी हार्ड ड्राइव हुआ, इन सब में जो आप सेव करते हैं, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी मटेरियल होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो आप सीख कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में, वो ये दी गई है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कोई प्राइवेट अथॉरिटी के पास है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्सेस कर सकती है। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनके तहत वो किसी प्राइवेट अथॉरिटी से उनकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, वो इन्फॉर्मेशन आप सीख कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप की बात आती है सेक्शन 2 क्लॉज H की। तो सेक्शन 2 क्लॉज H बेसिकली पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन करता है कि क्या क्या होती है पब्लिक अथॉरिटी के विद इन, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं। तो कोई भी बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में क्रिएट की गई हो, या फिर कोई भी बॉडी जो कि किसी लॉ के अंडर में बनी हो, वो लॉ या तो पार्लियामेंट ने बनाया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, या फिर कोई भी ऐसी बॉडी जो कि गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट की हो बाय थ्रू एनी ऑर्डर और सर्कुलर एनीथिंग,
तो ये आपका आ गया पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में। फिर सेक्शन 2 सब क्लॉज जे की बात आती है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज जे बताता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन वो राइट है जो कि एक्सेस किया जाता है अंडर दिस एक्ट, और उन सारी इन्फॉर्मेशन पे एक्सेस किया जाता है विच आर बीइंग हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसा राइट है जो कि एक्सेस किया जाता है अंडर दिस एक्ट, और किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पे जो कि पब्लिक अथॉरिटी हेल्ड कर रही है या होल्ड कर रही है। फिर इसके बाद बात आती है कि ये किस फॉर्म में होता है, मतलब बेसिकली आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में। तो देखिए, आप कोई भी नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, या फिर आप किसी मटेरियल की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफआईआर की एक सर्टिफाइड कॉपी मिलना आपका अधिकार है। तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी है कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सीक कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसके अलावा आप गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी की सर्टिफाइड कॉपीज़ मांग सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं, या कोई ऐसा किसी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा प्रोसीजर किया है तो जिसके अंतर्गत आप उनसे उस एक्टिविटी की जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी जॉट डाउन की होंगी, लिखी होंगी, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया आप सैम्पल्स ले सकते हैं, सीडीज़ वगैरह, फ्लॉपीज़ वगैरह या वीडियो कैसेट्स वगैरह में जो भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने हेल्ड की है वो आप सीख कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 देखिए आपका मेन सेक्शन है, ये आपके राइट को डिक्लेयर करता है। बेसिकली ये कहता है कि हर सिटीजन के पास, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हर सिटीजन के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। फिर सेक्शन 4 की बात आती है। सेक्शन 4 क्या कहते हैं? सेक्शन 4 आपकी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो कि मैंने आपको बताई कि ये पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, इनकी ऑब्लिगेशंस बताता है कि यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके क्या दायित्व होंगे और उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो इसमें जनरली होता है कि मेंटेनिंग एंड पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स, और मेंटेन कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारा डेटा उनको कंप्यूटराइज करने को बोला जाता है, और वो जो डेटा वो कंप्यूटराइज कर रहे हैं उसको जो नेटवर्क है, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क है, यानी इंटरनेट पे अवेलेबल कराना है बेसिकली उस सारे मटेरियल को। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरीके से समझिए, और तो इस तरीके से उस डेटा की पब्लिशिंग हो जाएगी। फिर ये बोला गया था, ये जो सेक्शन 4 है, एक चीज़ और इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि विद इन 120 डेज, ठीक है, विद इन 120 डेज, इस एक्ट के लागू होने के 120 दिन के विद इन आपको ये सारा डेटा पब्लिक में अवेलेबल करा देना है, पब्लिक डोमेन में ये सारा डेटा आ जाना चाहिए और आपको ये सारा डेटा पब्लिश करा देना है। अब इस डेटा में आता क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, कि मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये डेटा जो मेंटेन करते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ डेटा मेंटेन करती हैं, वो बेसिकली किस टाइप का डेटा होता है। तो इस डेटा में बेसिकली आपका जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का या कोई भी डिपार्टमेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लॉ मिनिस्ट्री है या कोई और डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट में क्या क्या, उस डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शंस होंगे हैं, उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऑफिसर्स हैं और उन ऑफिसर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और इसके अलावा वो डिपार्टमेंट किस तरीके की इन्फॉर्मेशन रखता है, उन सबको कैटेगोरिकली डिवाइड करके उन सब की लिस्ट बना के ये सारी चीज़ें आपको पब्लिश करनी होती हैं। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 में क्या है कि ये बोलता है कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट में, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, उन सारी बॉडीज़ में जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक ऑफिसर को आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना देंगे। यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का क्या काम होता है कि उससे आप जो लोग हैं, आप उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जाके इंफॉर्मेशन सीख करते हैं। मान लीजिए आपको कोई इंफॉर्मेशन सीख करनी है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में वो इन्फॉर्मेशन सीख करनी है उस डिपार्टमेंट का जो डेजिग्नेटेड, जो असाइंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, आप उसके पास जाएंगे। तो ये जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है ये सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है और स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अपने अपने होते हैं। मान लीजिए स्टेट का डिपार्टमेंट है तो वो स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, सेंट्रल का है तो सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होगा, इस तरीके से। बट इसके अलावा और ये जो डिजिग्नेशन होता है ये विद इन 100 डेज करना है। इस एक्ट के लागू होने के विद इन 100 डेज ये डिजिग्नेशन आपको कर देना है। और इसके अलावा अथॉरिटीज़ एक और चीज़ करती हैं, वो असिस्टेंट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट स्टेट, यानी कि असिस्टेंट स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। तो
यानी कि यहाँ पर असिस्टेंट स्टेट सेंट्रल ऑफिसर जो कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब रीजनल लेवल पर अपॉइंट होगा, और असिस्टेंट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह पे अपॉइंट होगा। यानी कि जो बेसिकली लेवल वाइज ऑफिसर अपॉइंट होते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असिस्टेंट ऑफिसर अपॉइंट होगा, उसके ऊपर ये चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा, इस तरीके से। उसके बाद सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 में आपके एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, यानी कि देखिए सेक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में बहुत बार कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक्सक्लूड होती हैं, यानी कि किन चीज़ों के बारे में आप राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं लागू कर सकते हैं, या किन चीज़ों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते हैं। तो इनकी बात होती है सेक्शन 8 में, ये सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो जो पहला एग्जेम्पशन है सेक्शन 8 में, बेसिकली सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, मैंने ये सारे सब क्लॉजेज लिखे हुए हैं ABC, तो ये सेक्शन 8 क्लॉज 1 में आएंगे, और इसके क्लॉज 1 के ये सब क्लॉजेज हैं। तो जो पहला सब क्लॉज है, सॉरी, वो ये कहता है कि सिक्योर, अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को इफेक्ट कर रही है, यानी कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है या फिर इंडिया की जो संप्रभुता है या इंडिया की जो अखंडता है उसको अगर इफेक्ट कर रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मान लीजिए इंडिया के किसी फील्ड में साइंटिफिक इंटरेस्ट हैं या फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं या फिर सिक्योरिटी के तौर पर कुछ इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट को अगर हार्म कर रही है कोई इन्फॉर्मेशन, तो नहीं, आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते अगर उन इंटरेस्ट को हार्म कर रही है। फिर इसके अलावा अगर फॉरेन रिलेशन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट से रिलेशन हार्म हो रहे हैं इंडिया के उस इन्फॉर्मेशन को मांगने पे, तो फिर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। फिर इसके बाद बात आती है बी क्लॉज में, सब क्लॉज बी में, ये कहता है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कोर्ट ऑफ लॉ फॉरबिड कर देता है, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आप नहीं मांग सकते हैं। या फिर ट्रिब्यूनल ने बोल दिया है, ठीक है, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ने नहीं, अगर ट्रिब्यूनल ने भी बोल दिया कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिश कर सकते, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। फिर या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, ठीक है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं मांग सकते हैं। देखिए अभी प्रशांत भूषण ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से उनको ₹1 का जुर्माना देना पड़ा जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, काफ़ी मीम्स भी आ रहे हैं इस पर। खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, थर्ड जो है आपका एग्जेम्पशन वो आता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होती हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के पास कुछ प्रिविलेज होती है, ठीक है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो प्रिविलेजेस, तो अगर उनका ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। फिर कोई ट्रेड सीक्रेट है या फिर IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए कि कॉपीराइट वगैरह जो होता है ना, तो मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि कॉपीराइट से जुड़ी हुई है और सामने वाले के कॉपीराइट के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को नहीं मांग सकते हैं। या फिर कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस वाली बात है, मतलब आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है जो कि कमर्शियल उससे रिलेटेड है, किसी व्यक्ति ने या किसी अथॉरिटी ने कॉन्फिडेंस रख के गवर्नमेंट को और वो कमर्शियल इन्फॉर्मेशन बताई है जिससे उसका नुकसान हो सकता है, तो आप वो नहीं मांग सकते हैं। या थर्ड पार्टी लॉस, यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है लेकिन अगर उसको आप सीक करते हैं, उससे मार्केट में उस इन्फॉर्मेशन से उस थर्ड पार्टी का लॉस हो जाता है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है वो पार्टी और उसको कंपटीशन में लॉस हो जाता है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। फिर जो ई सब क्लॉज है वो कहता है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप यानी कि ट्रस्ट, फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है ट्रस्ट। तो अगर किसी व्यक्ति का या किसी अथॉरिटी का या किसी भी कंपनी का या किसी का भी कोई ट्रस्ट जैसा रिलेशनशिप है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि उसने ट्रस्ट करके गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं सीक कर सकते हैं। फिर आप बात आती है फॉरेन गवर्नमेंट्स की, अगर फॉरेन गवर्नमेंट्स ने एक गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आप नहीं सीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका जी क्लॉज कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे किसी व्यक्ति की फिजिकल सेफ्टी इफेक्ट हो रही है या फिर उसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, यानी उसका राइट टू लाइफ खतरे में आ रहा है, उसकी फिजिकल सेफ्टी खतरे में आ रही है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी क्रिमिनल के बारे में जानकारी मिली या आपको किसी टेररिस्ट के बारे में जानकारी मिली और आपने वो इन्फॉर्मेशन किसी सिक्योरिटी एजेंसी से शेयर कर दी या फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से शेयर कर दी, तो इन्फॉर्मेशन शेयर्ड फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट, वो आपने लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट के लिए शेयर की है या फिर सिक्योरिटी पर्पज से शेयर की है, तो वो इन्फॉर्मेशन
नहीं रिवील की जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आप सीख नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन सीख कर लिया, उस व्यक्ति के बारे में पूछ लिया कि किसने इन्फॉर्मेशन रिवील की है, तो उस व्यक्ति को खतरा हो सकता है, उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसलिए। फिर हम बात करते हैं जो ऑफेंडर्स होते हैं। अगर ऑफेंडर्स के प्रोसिक्यूशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको मांगने पर ऑफेंडर्स का प्रोसिक्यूशन में रुकावट आ जाए, ठीक है, कोई या फिर ऑफेंडर्स के ट्रायल में रुकावट आ जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं। फिर कैबिनेट पेपर्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कस होती हैं पार्लियामेंट में, फिर उन पे पेपर्स वगैरह बनते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते हैं। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी डेलिब्रेशंस पे या किसी तरीके के डिस्कशंस हुए और उन पे बेस्ड कोई पॉलिसी बना दी, अब जब वो पॉलिसी बन चुकी है तब फिर आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे रिलेटेड पेपर्स मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पॉलिसी अब पब्लिक में आ चुकी है। तब फिर आप मांग सकते हैं कि किस बेसिस पे आपने ये पॉलिसी बनाई है, ठीक है। जब तक वो नहीं बनी है तब तक नहीं मांग सकते हैं। फिर सेक्शन 8 क्लॉज 2 क्या कहता है? देखिए, ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ एक्ट्स होते हैं जिनमें इन्फॉर्मेशन दी होती है, वो इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप नहीं मांग सकते हैं, या उन पे आरटीआई एक्ट नहीं अप्लाई होता है। इसमें से एक एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ये एक सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं और इनको आप नहीं कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के विद इन। लेकिन अगर जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ओएसए, यानी जिसे हम कहेंगे शॉर्ट में, तो ओएसए में अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि जिसको डिस्क्लोज करने के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कह रहा है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में दिए गए नियमों को ओवरराइड कर देगा। मान लीजिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है या अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिस्क्लोज की जानी चाहिए, तो वहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ना लागू होकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लागू होगा, और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं फॉर द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की हम बात करते हैं। देखिए, ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अभी बस आप ये जान लीजिए, ये जितने भी सेक्शन है ना, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से लेकर ये जितने भी सेक्शन मैंने मेंशन किए हुए हैं सेक्शन 23 तक, ये सारे डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बेसिकली सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14 आता है। सेक्शन 12 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। इसे हम मुख्य सूचना आयोग भी कहते हैं, ठीक है। ये केंद्र सूचना आयोग होता है और ये राज्य सूचना आयोग होता है, ठीक है। फिर सेक्शन 15, 16 और 17 ये राज्य सूचना आयोग का सेक्शन है, ठीक है, सारे सेक्शंस हैं। तो अब देखिए, सेक्शन 12 में क्या है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। 13 में इसका टर्म्स हैं कि जो लोग इसके ऑफिसर्स होते हैं उनके टर्म्स क्या हैं, यानी कि वो कितने टेन्योर क्या है उनका और उनकी सर्विस कंडीशंस क्या हैं, और 14 में उनके रिमूवल की बात की गई है। सेम गोज विद द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि देखिए आपको ये लाइन से याद कर लेने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म्स एंड सर्विस कंडीशंस एंड फिर रिमूवल। फिर यही 15, 16, 17 में भी यही बात है, लेकिन ये राज्य से रिलेटेड है। पहले वाले में 12, 13, 14 केंद्र की बात करता है और 15, 16, 17 राज्य की बात करता है। सेक्शन 15 वही कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, 16 टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ सर्विस कंडीशंस, 17 रिमूवल, ठीक है। अब लेकिन ये जो सेक्शंस हैं इनमें जो सेक्शन 13 है और जो सेक्शन 16 है ये अमेंडमेंट के बाद चेंज हुए हैं। अभी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2019 आया था, अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। तो 2019 में ये जो अमेंडमेंट हुआ है राइट टू इन्फॉर्मेशन में, उसमें सेक्शन 13 और सेक्शन 16 में, ठीक है, 13 और 16 में अमेंडमेंट किए गए हैं। तो उन अमेंडमेंट्स की भी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी डिटेल में कि क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं। फिर सेक्शन 18 में देखिए आप ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इनके पावर और फंक्शंस की बात की गई है। 19 में ये बताया गया है कि आप अपील कैसे करते हैं इन कमीशंस में। फिर 20 में पेनल्टीज़ की बात की गई है कि मान लीजिए आपका सूचना का अधिकार आपको नहीं मिलता है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं सूचना जो आपने मांगी है, तो क्या पेनल्टीज़ हैं उसके लिए। और सेक्शन 23
ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सेक्शन 23 बहुत छोटा सा है, ये कुछ नहीं कहता, ये बस इतना कहता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई डिसीजन दिया गया है सूचना के अधिकार एक्ट के अंतर्गत, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, ये जो कमीशन हैं ये दोनों, इन्होंने कोई डिसीजन दिया है तो उसके अगेंस्ट में आप लोअर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। बट आपके पास राइट है, आप आर्टिकल 32 और 226 के विद इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, ये मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इस एक्ट की सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का पार्ट है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमारी लाइफ का इंट्रिंसिक पार्ट है, हमारी लाइफ का इनएलिएनेबल पार्ट है, जिसे हमसे अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा हिस्सा है। तो अगर हमें अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रयोग में लाना है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक तो इसकी ये इंपॉर्टेंस हो गई। फिर अब हम देखते हैं कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है लगभग 6 मिलियन एप्लीकेशन हर साल आते हैं, यानी कि हर साल गवर्नमेंट से इतने एप्लीकेशंस आते हैं सूचना जानने के लिए, जानकारी पाने के लिए। तो सोचिए कि कितने लोग इस तरीके के राइट्स का प्रयोग कर रहे हैं, इस राइट का उपयोग कर रहे हैं इस एक्ट के तहत, और उनको कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही होंगी जिसका वो उपयोग कर सकते हैं अपने किसी कार्य को कराने के लिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनका कोई कार्य रोक रखा है, और फॉर एग्जाम्पल पेंशन रुकी हुई है आपकी, और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्यों रुकी हुई है, किस बेसिस पे रुकी हुई है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे पब्लिक के काम होते हैं जो कि इस एक्ट ने आसान कर दिए हैं। फिर ये अब्यूज़ ऑफ पावर को रोकता है। गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो कई बार क्या है कि पावर को अब्यूज़ करने लगती है। उनके पास इतनी पावर वेस्टेड होती है तो वो पावर लोगों के अगेंस्ट यूज़ करने लगती है। तो यहाँ पर उस अब्यूज़ ऑफ पावर पे चेक रखता है। फिर इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है, इसलिए क्योंकि जब आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसी पॉलिसी से रिलेटेड, तो उन्हें पता होता है कि ये पॉलिसी किस बेसिस पे बन रही है। फिर अगर उनको लगता है कि ये पॉलिसी सही नहीं बन रही है तो वो गवर्नमेंट के समक्ष अपनी डिमांड वगैरह रखते हैं। तो इससे जो है गवर्नमेंट को भी लोगों के ओपिनियन के बारे में पता चलता है कि उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उनकी इस पर्टिकुलर योजना को लेकर, उनकी पर्टिकुलर लॉ को लेकर क्या ओपिनियन है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट भी फिर उन लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रख के पॉलिसी मेकिंग करती है। इसके अलावा ये जो लेथार्जिक ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि जो आप देखते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि कई बार क्या होता है कि लेथार्जिक तरीके से काम करते हैं और बहुत टाइम लग जाता है आपका कोई काम होने में। तो अगर मान लीजिए आपका कोई काम रुका पड़ा है, जैसे मैंने बताया पेंशन का काम रुका पड़ा है, या इस तरीके के बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, तो आप ये जो लेथार्जिकनेस है ब्यूरोक्रेसी में, इसको ब्लॉक करता है, इसको रोकता है। बेसिकली आपकी ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव बनाता है। जब आप राइट टू इन्फॉर्मेशन से सीख करते हैं तो उन्हें भी एक डर रहता है कि नहीं, पब्लिक को पता चल जाएगा, इस चक्कर में वो ज़्यादा काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं। फिर बात करते हैं आरटीआई और राइट टू प्राइवेसी की। अब देखिए ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जीएस के पेपर से भी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका नॉर्मली भी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस तरीके से राइट टू प्राइवेसी राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, और बेसिकली इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और ये किस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए ये पैराडॉक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। पैराडॉक्स का मतलब है विरोधाभास एक तरीके से। तो किस तरीके का विरोधाभास है मैं आपको बताती हूँ। ये जो दोनों राइट हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग भी हैं। अब कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से है कि जब आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो वो किसके पास है, पब्लिक के पास है। ठीक है, किससे ले सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन सॉट बाय पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक तो आप गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और राइट टू प्राइवेसी के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो तरीके से फायदे मिल रहे हैं। तो ये दोनों राइट जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों राइट आर्टिकल 21 से निकल रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करने लगती है, आपसे कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगती है। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से रोक सकते हैं राइट टू प्राइवेसी इंप्लीमेंट करके। और आप चाहें तो गवर्नमेंट से अपने बारे में या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, जो भी पब्लिक अथॉरिटी आपसे रिलेटेड है, आपके किसी काम से रिलेटेड है, आप उससे इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री वर्किंग होगी दोनों राइट की। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है दोनों राइट्स में। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये आता है
कि जो हमारी मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किसी इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए बोलते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। भाई आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास ड्राइविंग लाइसेंस, अब तो आधार लिंक भी हो गया है, अकाउंट डिटेल्स, टैक्स वगैरह इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पास, जो कि ज़रूरी भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सारी पॉलिसीज़ का लाभ लेना है तो गवर्नमेंट को भी आपके बारे में हर जानकारी होनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि लोग आरटीआई एक्ट के तहत किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हो सकता है वो फेमस हो या हो सकता है वो ना भी फेमस हो, बट उनका कोई भी इंटरेस्ट हो, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है, ठीक है। ये राइट टू यहाँ पर आरटीआई आपका राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करेगा, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कहाँ पर किया गया है? आरटीआई एक्ट के ही सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में, ठीक है। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में इस चीज़ को इस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किया गया है। क्या कहते हुए रिमूव किया गया है कि ये बोला गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो कि उसकी राइट टू जो कि मतलब बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं और वो बिल्कुल भी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सीक करने का कोई अधिकार नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन जानने का, वो इन्फॉर्मेशन लेने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में, किसी इंडिविजुअल की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं आप गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये आपसे कई बार पूछा जाता है और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको तो आप याद कर लीजिए। इसके पहले इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये केस आया था इस केस का नाम पहले मैं बता देती हूँ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। ये केस 2019 में इसका जजमेंट आया है और इसके जजमेंट में ये बात बोली गई है कि ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरटीआई एक्ट के विधिन आएगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सीक करनी है वो आरटीआई एक्ट के तहत आप सीक कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया है, ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है, या तो केस का नाम पूछा जाता है या तो आपसे ये पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ सीजीआई आरटीआई एक्ट के विदिन आता है कि नहीं आता है, या फिर 3-4 ऑफिस के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन से ऑफिस नहीं आते हैं आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑफिस ऑफ सीजीआई भी टिक कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब पहले नहीं आता था पर 2019 से ऑफिस ऑफ सीजीआई आरटीआई एक्ट के विदिन आने लगा है। तो ये आरटीआई एक्ट का होल ओवरव्यू था, इसमें आपका पूरा एक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि मुझे डिटेल में आपसे डिस्कस करनी है, जो चीज़ें अलग से पूछी जाती हैं जैसे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो वो चीज़ें और 2019 का जो अमेंडमेंट है आरटीआई एक्ट का, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मैं वो आपके कमेंट सेक्शन में आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर दूंगी। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।